Next, the diameter of number 3 piezo reamer is how much? तो diameter आता है इसका 1.1 millimeters. Let's compare the size of GG drills for this piezo reamer drills. ठीक है, GG drill हमारे पास साइज 1 to साइज 6 जाती है, piezo reamer भी हमारे पास साइज 1 to साइज 6 जाती है. GG drill जो है वो 0.50 से शुरू हो रही है. ठीक है, 0.50 mm से प्लस 20 करते जाएंगे इसमें. 0.50, 0.70, 0.90, 1.10. ठीक है, नंबर 4 1.10 आ गया. 0.50 में प्लस 20 करते जाएंगे हर एक नंबर के साथ. साइज़ आता है 1 से लेकर 6 तक. ठीक है, फिर नंबर 5 आता है 1.30, नंबर 6 इज़ 1.50. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो रीमर पीजो रीमर वाली होती है उसमें नंबर हमारे पास 0.70 से स्टार्ट होता है. जो जीजी ड्रिल है वो ज़्यादा फाइन होती है तो 0.50 से चलेगा. ये जो है थोड़ी हैवी होती है तो दिस इज़ 0.70. ये भी 0.70, 0.90, 1.10, 1.30, 1.50 और 1.70 पे जाके ख़त्म होती है पीजो रीमर वाली. दोनों में डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जीजी ड्रिल और पीजो रीमर ड्रिल. जीजी ड्रिल का पूरा नाम होता है गेट्स ग्लिडन ड्रिल्स. ठीक है, और पीजो का होता है पीजो रीमर ड्रिल, PISO भी बोलते हैं इसको. ठीक है, नाम हमारे पास गेट्स और ग्लिडन हमारे पास 2 डॉक्टर्स थे, उनके नाम पे पड़ा है. यहाँ पे पीजो रीमर डिज़ाइन, पीजो रीमर का जो डिज़ाइन होता है, जो डिज़ाइन है उसके नाम पे नाम पड़ा है. ठीक है, शेप जो होती है जीजी ड्रिल की वो फ्लेम शेप्ड होता है. इट इज़ फ्लेम शेप्ड. ठीक है, विद हेड विद अ लॉन्ग थिन शैंक और फ्लेम शेप्ड होता है. जो पीजो रीमर ड्रिल्स होती हैं उनकी सिलेंड्रिकल कटिंग हेड होती है विद पैरेलल साइड्स. ऑलराइट, जो कटिंग पार्ट है जीजी ड्रिल का वो हमेशा साइडवेज कट करता है. तो पोस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम जीजी ड्रिल ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये साइडवेज ज़्यादा कट करते हैं तो जीपी को निकालना ज़्यादा आसान रहता है. टिप पे इतनी कटिंग नहीं होती जीजी ड्रिल के अंदर. जो रीमर ड्रिल्स होती हैं वो एपाइकली ज़्यादा एग्रेसिवली कट करती हैं. ठीक है, जीजी ड्रिल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, और रीमर ड्रिल्स की रिजिडिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, यूज इन क्लान जहाँ पे कोरोनल फ्लेयरिंग वगैरह करनी पड़ती है, पोस्ट स्पेस बनाना पड़ता है, पोस्ट की स्पेस बनाना पड़ता है या इनिशियल एनलार्जमेंट करनी है तो वहाँ पे जीजी ड्रिल यूज़ होती है. जब पोस्ट स्पेस की प्रिपरेशन करनी होती है पूरी तरह से उसको, जब पोस्ट स्पेस के लिए इनिशियल जो एनलार्जमेंट कर रहे हैं वो हम जीजी ड्रिल से करते हैं. पीजो रीमर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास पोस्ट की पूरी प्रिपरेशन करनी होती है और गट्टा पर्चा को पूरा रिमूव करना होता है. एक और पॉइंट होता है कि ये सेपरेशन शो कर देती है, ये टूट सकती है ड्रिल. ठीक है, और इस ड्रिल में जो पीजो रीमर होती है इसमें सेपरेशन का कम चांस रहता है लेकिन ये ओवर एनलार्ज कर देती है या फिर परफोरेट कर सकती है कैनाल को. ये कम स्पीड पे चलती है जीजी ड्रिल. जो स्पीड होती है जीजी ड्रिल की वो 750 to 1200 RPM तक चलती है. और जो रीमर ड्रिल होती है वो फास्ट चलती है, इससे वो 1000 to 1500 to 1500 RPM से चलती है. लेकिन दोनों ही कंट्रोल्ड फॉर्म में हमें यूज़ करनी पड़ती है. सेफ्टी मार्जिन की बात करें तो जो जीजी ड्रिल होती है वो ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है. दिस इज़ कंजर्वेटिव. ये ज़्यादा एग्रेसिव होती है. तो एग्रेसिव वाली हम स्ट्रेट कैनाल के अंदर यूज़ करते हैं और जीजी ड्रिल को हम कर्व कैनाल के अंदर ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हैं. जीजी ड्रिल स्मूथ फील होती है यूज़ पे. ठीक है, और ये जो है वो रिजिड फील होती है, ऐसा लगता है कि ये ग्राइंड कर रही है. जो जीजी ड्रिल है टैक्टाइल फीडबैक अगर देगी तो जो रीमर है उसमें हमें ग्राइंडिंग फीलिंग आएगी और जीजी ड्रिल में आपको ऐसा लगेगा कि आप डेंटिंग को ईजिली जेंटली रिमूव कर रहे हो. ठीक है, इनिशियली कोरोनल पोर्शन ऑफ द रूट को एनलार्ज करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन बाद में जब हमें पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना होता है देन वी यूज़ पीजो रीमर ड्रिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ वर्किंग ब्लेड और फ्लूट्स इन 25 mm लेंथ ऑफ अ हैंड इंस्ट्रूमेंट इज हाउ मच. ठीक है, तो फ्लूट्स हमारे पास 16 mm तक के होते हैं, 16 mm. लेट्स स्टडी द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स बाय इंगल्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन. ठीक है, कटिंग ब्लेड जो होते हैं वो 16 mm लेंथ के होते हैं. 16 mm लेंथ के हमारे पास कटिंग ब्लेड्स आते हैं. 2% टेपर होगा सारे बर्स के अंदर. ठीक है, या फिर सारे कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 2% का टेपर होता है. द डायमीटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज एट द टिप इज D1 एंड इज डिटरमिन्ड बाय द हंड्रेड्स ऑफ अ मिलीमीटर. मतलब कि जो टिप पे डायमीटर होता है उसको हम कहते हैं D1. ठीक है, इट इज़ मेजर्ड इन हंड्रेड्स ऑफ अ मिलीमीटर. फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्ट्रूमेंट को हमने लेबल किया है #25 नंबर का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो वो 25 mm का होगा उसका टिप, 0.25 mm की उसकी टिप होगी. ठीक है, D1 को नोट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का नंबर क्या है. जैसे 25 नंबर का इंस्ट्रूमेंट है, 15 नंबर का इंस्ट्रूमेंट है, जिस भी नंबर की हमारे पास फाइल है, इंटू 0.01 उतने mm का हमारे पास टिप डायमीटर आ जाता है. फिर आता है डायमीटर D2. ठीक है,
D2 इज़ यूनिफॉर्मली 0.32 मिलीमीटर ग्रेटर देन D1। D2 होता है हमारे पास डायमीटर ऑफ शाफ्ट। मान लो अगर हमारे पास D1 की वैल्यू है 0.25 mm, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 प्लस 0.32 mm, जो कि आती है 0.57 mm। ठीक है, दिस मीन्स दैट द इंस्ट्रूमेंट इट टेपर्स वाइडर फ्रॉम D2। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं तो दिस इज D1 और D1 से अगर D2 की तरफ जा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो टेपर वाइडर कर रहा है। ठीक है, और D2 से D1 की तरफ आ रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट की टेपर जो है वो कम होती जाती है। देयर इज़ 2% डिक्रीज इस साइड को, और अगर ऊपर को जाएंगे तो 2% इंक्रीज हो जाती है। और ये जो एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, ये 3 लेंथ्स में स्टैंडर्डली अवेलेबल होते हैं। एक होता है 25 मिलीमीटर, एक होता है 21 मिलीमीटर, और तीसरी होती है सबसे लंबी, दैट इज़ 31 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रो टेपर इंस्ट्रूमेंट शोज व्हाट। तो आंसर है हमारे पास, इट शोज अ मॉडिफाइड के फाइल सिस्टम विथ शार्प कटिंग एजेस एंड नो रेडियल लैंड्स। तो हमारे पास अलग अलग फाइल सिस्टम्स। सबसे पहले आता है के फाइल, ठीक है, जो स्क्वायर टाइप आ जाता है। दूसरा डायमंड शेप आती है के फ्लेक्स, ठीक है, और फ्लेक्सियो फाइल जो होती है वो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की होती है। मिनवू फाइल ऐसे क्रॉस सेक्शन की होती है, ये जो ऐसा फंगू सा बना हुआ है। प्रोफाइल जीटी प्रो ऐसी होती है, ठीक है। प्रो टेपर ऐसी होती है, ठीक है। K3 फाइल ऐसे होती है ब्लेड जैसी, और हीरो 642 होती है ऐसी, ठीक है। अब जो कटिंग सेक्शन होता है उसमें जो 2 कटिंग एजेस के बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं रेडियल लैंड, ठीक है। और 2 हाईएस्ट पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच। 2 हाईएस्ट पॉइंट कटिंग एज के उसके बीच का डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं पिट। और जो इन दोनों के बीच में कर्व होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फ्लूट। और ये होता है हेलिकल एंगल, मतलब कि ये फ्लूट किस एंगल पे मोड़े गए हैं, फाइल किस एंगल पे मोड़ी है, वो होता है फ्लूट। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शन एंड पिच ऑफ जीटी फाइल सिस्टम इज व्हाट। देखो जीटी फाइल सिस्टम में हमारे पास यू शेप डिज़ाइन होता है एंड द पिच इज़ वेरिएबल, ठीक है। दिस इज जीटी फाइल सिस्टम, ऐसे 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 और ऐसे, दिस इज जीटी फाइल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पिच वेरिएबल होती है और यू शेप डिज़ाइन सिस्टम होता है इसका, एक यू यहाँ पे, एक यू यहाँ पे और एक यू यहाँ पे। इसके साथ साथ जो मैक्सिमम डायमीटर होता है हेलिक्स का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 mm। डायमीटर एट द बिगिनिंग ऑफ द हेलिक्स ऑफ द केबल जो होता है 0.833 मिलीमीटर्स। यहाँ पे जो सबसे टिप पे होगा वो 0.833 मिलीमीटर होगा, और मैक्सिमम जगह पे डायमीटर जो होगा वो 1 mm का होगा। कॉनिसिटी इसकी होती है 6 डिग्रीज की, मतलब जो टेपर बनेगा ऊपर को उसका एंगल होता है लगभग 6 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेटर द वाटर द पाउडर रेशो ऑफ द जिप्सम प्रोडक्ट्स व्हाट विल हैपन। देखो जितना ज़्यादा वाटर टू पाउडर रेशो ज़्यादा होता है उतनी ही ग्रेटर पोरोसिटी हो जाती है ऑफ द सेट मटेरियल, क्योंकि उतना ही वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है। हायर वाटर पाउडर रेशो इन मटेरियल्स लाइक जिप्सम और सीमेंट्स, it leads to increased porosity as the excess water creates more space between the particles during the setting process. Next, a double chord technique is used when the margin is very close to the gingival attachment. The technique involves, ठीक है, जब हमारे पास मार्जिन जो है वो जिंजाइवल अटैचमेंट के बहुत ज़्यादा पास बना रहे हैं तब हम डबल कॉर्ड टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो फाइनल कॉर्ड होती है जो कि हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको प्लेस करते हैं एट द बेस ऑफ द क्रेविस टू फैसिलिटेट द मॉइस्चर कंट्रोल विद द लार्जर कॉर्ड दैट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द फाइनल कॉर्ड नियर द कॉर्नल सेक्शन जस्ट सो एज टू डिस्प्लेस द जिंजाइवा लेटरली। जो ये 1 वाली फाइनल कॉर्ड है ये सिर्फ हम मॉइस्चर कंट्रोल और जो हमारे पास क्रेविकुलर फ्लूइड निकल रहा है उसको सोखने के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो बड़ी वाली कॉर्ड होती है ये जिंजाइवा को लेटरली पुश करती है, विच फाइनली हेल्प्स अस टू क्रिएट दिस मार्जिन विदाउट अफेक्टिंग और ट्रॉमेटाइजिंग द जिंजाइवा। नेक्स्ट, द बॉन्डिंग ऑफ GIC टू टूथ स्ट्रक्चर इज बाय व्हाट। तो बॉन्डिंग ऑफ GIC टू टूथ स्ट्रक्चर जो होता है वो COO नेगेटिव आयंस की वजह से होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से होता है। सी इन एडिशन, जब ग्लास एनोमेट सीमेंट बॉन्ड करता है केमिकली टू टू स्ट्रक्चर, देर इज अ रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप प्लस द पॉली एसिड प्लस द कैल्शियम ऑफ द हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किस किस बीच में, कार्बोक्सिल प्लस पॉली एसिड्स प्लस जो कैल्शियम है ऑफ द हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि दांत के अंदर है हमारे पास। ना बॉन्डिंग विद द इनामल इज हायर देन दैट ऑफ डेंटिन, क्योंकि इनामल के अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक कंटेंट इज मच मोर दैन दैट ऑफ डेंटिन, ठीक है। एस्थेटिक्स की बात करें तो डेंटिन जो GIC है वो टूथ कलर मटेरियल है, डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल होता है, कॉम्पोजिट से इन्फीरियर होता है GIC,
ठीक है। इट लैक्स ट्रांसलूसेंसी एंड हैव अ रफ सरफेस टेक्सचर। ऑल्सो GIC जो होता है वो रफ सरफेस टेक्सचर की वजह से उसका एक टेंडेंसी रहता है टू डिसकलर, ठीक है। ये स्टेनिंग और डिसकलरेशन बहुत इजीली पिक कर लेता है। नेक्स्ट, प्रॉपर मेथड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गोल्ड इज व्हाट? तो कंसेंट्रेट ओवरलैपिंग करवाते हैं हम गोल्ड की फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द कैविटी, ठीक है। पहले सेंटर में उसको कंडेंस करते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स द पेरिफेरी। The condensation can be either from one periphery of the increment to other, but preferably from the center of the increment to periphery. It reduces voids, ठीक है। मतलब अगर ये हमारे पास कैविटी है टोटल, तो हम सबसे पहले इसको पेरिफेरी में भरना शुरू करेंगे यहाँ पे, ताकि हमारी जो यहाँ पे वॉइड्स बनने के चांसेस है वो कम हो जाए, ठीक है। फिर इसको ऐसे भरेंगे, ठीक, फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर को लेके आके फुल कैविटी हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐप टू रजिस्टर फॉर कोरोना वायरस वैक्सीनेशन इन इंडिया वॉज व्हाट ऐप? तो आंसर था हमारे पास कोविन ऐप यूज़ करते थे, ठीक है। कौन सा ऐप? कोविन ऐप, COWIN। इट वॉज अ मोबाइल ऐप दैट वॉज अप्रूव्ड फॉर COVID-19 वैक्सीन डिलीवरी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गोज थ्रू द फोरामेन? तो ये फोरामेन है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। 3 फोरामेन के आगे वाला जो पहले वाला फोरामेन होगा, इसके अंदर से क्या जाता है? तो दिस इज फोरामेन रेटंडम, और इससे जाती है हमारे पास मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टिग्मेटा ऑफ कंजेनिटल सिफिलिस अरेंज द फॉलोइंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आती है फ्रंटल बॉसिंग। हाईएस्ट टू लोएस्ट में मतलब फ्रंटल बॉसिंग सबसे ज़्यादा, शॉर्ट मैक्सिला उसके बाद, हाई आर्च पैलेट भी सिफिलिस के अंदर देखा जाता है, कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर, और सैडल नोज सबसे कम देखा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा फ्रंटल बॉसिंग देखी जाती है, फिर उसके बाद शॉर्ट मैक्सिला देखा कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर, फिर हाई आर्च पैलेट, और लास्ट में सैडल नोज देखा जाता है। Stigmata are the scars and deformity resulting from congenital syphilis. Few are characteristic and remain as a permanent evidence of infection. For example, hot cross bun, मतलब जो हमारा फ्रंटल और पैरेटल एरिया है उसकी बॉसिंग हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू कॉन्ड्राइटिस एंड फोकल ऑस्टियाइटिस, ठीक है। इसके साथ साथ ओलंपियन ब्रो हो जाती है। ओलंपियन ब्रो में हमारे पास फ्रंटल बोन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है, जिसका फ्रंटल प्रोजेक्शन की वजह से बल्कि या फिर बॉस्ट आईब्रो दिखाई देती है। सेकंड कैरेक्टर इज सैडल नोज। सैडल नोज का मतलब कि नेजल ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर जाएगा बिल्कुल, जिससे कि सैटल या कनकेव की तरह हमारा नोज जो है वो बन जाएगा। मीन्स नोज विल बी लाइक दिस। शॉर्ट मैक्सिला, तीसरी चीज़ आ गई शॉर्ट मैक्सिला। मैक्सिला अंडर डेवलप्ड होता है, पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है, ठीक है, जिससे कि मिड फेस विल बी रेट्रोडेड। इमेजिन करो मैक्सिला अंडर डेवलप्ड है, तो अंडर डेवलप की वजह से पोस्टीरियरली प्लेस हो गया, जिससे कि हमारा मिड फेस जो है वो रिट्रोडेड दिखाई देगा। हाई आर्च पैलेट दिखाई देता है। पेशेंट का पैलेट नैरो होता है, अनयूजुअली हाई वॉल्ट की तरह होता है, जिससे कि अपर आर्च की तरफ लिफ्टेड लगाता है। अगला है बुलडॉग जॉ, ठीक है, जिसमें जो मैंडिबल है वो एक्सेसिवली प्रोमिनेंट हो जाती है। एक्सेसिवली प्रोमिनेंट मैंडिबल की वजह से प्रोग्नैथिक हिस्सा दिखाई देता है मैंडिबल का, विच इज़ रेफर टू एज बुलडॉग जॉ अपीयरेंस। नेक्स्ट, सैब्रे टिबिया। सैब्रे टिबिया का मतलब कि टिबिया जो है वो आगे की तरफ कर्व हो जाती है, बोनी स्वॉर्ड जैसी लगती है टिबिया, ठीक है। मोस्टली अपर टिबिया ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है रादर देन द लोअर टिबिया। इसके बाद आती है हमारे पास स्कैफॉइड शेप ऑफ द स्कैपुला। देखो स्कैपुला जो है वो बोट शेप्ड हो जाएगी, बोट शेप्ड बोन, ठीक है। हाथ और पैर के दोनों के मिड रीजन में हो सकती है, कनकेव सरफेस हो जाता है और कर्व्ड सरफेस हो जाता है इसका। लास्ट साइन इज हिग्योयूमेनाकिस साइन, ठीक है, HIGOUMENAKIS साइन। इसमें क्या होता है कि थिकनिंग ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द मीडियल थर्ड ऑफ द क्लैविकल हो जाता है, ठीक है। जो मीडियल थर्ड ऑफ क्लैविकल है उसमें थिकनिंग हो जाती है, दिस इज नोन एज हिग्योमेनाकिस साइन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरनॉट, दैट इज ARNOTT, ग्रेड 2 का क्या मतलब होता है, ठीक है। ग्रेड 2 मीन्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटीज एंड मैंडिबुलर असेंडिंग रेमाई, ठीक है। जो लीजन्स होते हैं चेरोबिज्म के, दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन टू देयर एक्सटेंट एज ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, ठीक है। ग्रेड 1 में हमारे पास क्या होती है, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ असेंडिंग रैमस ऑफ मैंडिबल हो जाती है। असेंडिंग रैमस ऑफ मैंडिबल इज इन्वॉल्व इन ग्रेड 1। ग्रेड 2 में हमारे पास असेंडिंग रैमस ऑफ मैंडिबल के साथ साथ मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है। बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है दोनों की, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड असेंडिंग रैमस ऑफ मैंडिबल। ग्रेड 3 में हमारे पास कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल हो जाती है। ग्रेड 3 आरनॉट की, जिसमें चेरोबिज्म के लीजन को क्लासीफाई किया था आरनॉट ने, उसमें हमारे पास
complete involvement of maxilla, complete involvement of mandible, thereby compromising the coronoid processes, and the condyles will be seen. Next, in this disease, the patient may show upper and lower respiratory tract infection, renal involvement in the advanced stages, and characteristic hemorrhagic and friable gingiva. Hemorrhagic और friable gingiva दिखाई देता है. ये इमेज दे रखी है इसकी. आइडेंटिफाई द डिजीज. डिजीज है हमारे पास वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, WG, वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस. द ग्रैनुलोमेटोसिस विद polyangiitis is an uncommon disorder that causes inflammation. इन्फ्लामेशन कहाँ का कर रहा है? ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन कर रहा है. कहाँ पर? नोज, साइनसेस, थ्रोट, लंग्स एंड किडनीज. ठीक है. फॉर्मरली नोन एज वेगनस ग्रैनुलोमेटोसिस, दिस कंडीशन इज वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल डिसऑर्डर्स दैट इज नोन एज वैस्कुलाइटिस. इस वेगनस ग्रैनुलोमेटोसिस में हमारे पास ब्लड फ्लो टू सम ऑफ द ऑर्गन्स वो स्लो डाउन कर जाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो फूल जाती है, जिससे कि ब्लड फ्लो उसमें से डिसरप्ट हो जाता है. सो देयर इज स्लोइंग डाउन और इनकम्प्लीट ब्लड फ्लो टू सम ऑफ द ऑर्गन्स जिनमें वैस्कुलाइटिस हो चुका है. नेक्स्ट, द प्रोलिफरेशन ऑफ एटिपिकल ऑस्टियोब्लास्ट्स, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोइड दैट इज फॉर्म्ड बाय मैलिग्नेंट ऑस्टियोब्लास्ट्स इज सीन इन व्हाट? ठीक है, इट इज सीन इन ऑस्टियोसार्कोमा. इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी बोन ट्यूमर. ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो 20% ऑफ प्राइमरी बोन ट्यूमर्स के अंदर आता है, एंड इज ऑफ द मेसेनकाइमल ओरिजिन एंड सेकंड टू मल्टीपल माइलोमा. मतलब हमारे पास सबसे कॉमन जो है वो मल्टीपल माइलोमा है, उसके बाद आता है ऑस्टियोसार्कोमा. द मेजर हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ दिस ट्यूमर इज डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ मैलिग्नेंट ऑस्टियोइड. क्या बनता है इसके अंदर? मैलिग्नेंट ऑस्टियोइड बनता है फ्रॉम द मैलिग्नेंट सेल्स विदाउट नॉर्मल ऑस्टियोजेनिक प्रोसेसेस. ठीक है, थ्रू फाइब्रस और कार्टिलेजिनस टिश्यूज. क्या हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रही है मैलिग्नेंट ऑस्टियोइड की मैलिग्नेंट सेल्स से, जो कि ऑस्टियोजेनिक प्रोसेस से नहीं बन रहा है, लेकिन फाइब्रस या कार्टिलेजिनस जो वे है या कार्टिलेजिनस टिश्यूज है उनकी प्रोसेस के थ्रू बन रहा है. द कार्टिलेज और द फाइब्रस टिश्यू मे प्रेजेंट एल्सवेयर और इन अदर ऑस्टियोजेनिक प्रोपोर्शंस. द मैलिग्नेंट ऑस्टियोइड is a characteristic finding of all the type of osteosarcomas, and it is eosinophilic, homogeneous, glassy appearance like lace-like material. क्या appearance आती है osteosarcoma के अंदर? Glassy appearance like lace-like material. ठीक है, और ये eosinophilic होता है और homogeneous होता है. Next, the basal cell nevus syndrome consists of all except. तो बेसल सेल नेवस सिंड्रोम में हमारे पास होता क्या क्या है? इसमें बाइफिड रिब्स हो जाती है, हाइपरटीरोरिज्म हो जाता है, मतलब आंखें बहुत दूर दूर चल जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है बेसल सेल नेवस सिंड्रोम में. ठीक है, बट ग्लॉसोडाइनिया जो चौथा ऑप्शन है दैट इज नॉट सीन. ग्लॉसोडाइनिया का मतलब होता है देयर इज बर्निंग और पेनफुल सेंसेशन ऑन द टंग. टंग यूजुअली अपीयर्स टू बी नॉर्मल विद नो लीजन्स बट देयर इज सेंसेशन. द कॉज इज ड्यू टू विटामिन बी डेफिशिएंसी, ड्राई माउथ हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी या फिर हार्मोनल चेंजेस या कोई भी इरिटेंट हमारे पास ग्लॉसोडाइनिया कराता है. ग्लॉसोडाइनिया को हम बर्निंग माउथ सिंड्रोम के अंदर भी कंसिडर करते हैं, लेकिन ये बेसल सेल नेवस सिंड्रोम के अंदर नहीं आता है. बेसल सेल सिंड्रोम के अंदर कभी भी ग्लॉसोडाइनिया नहीं देखा जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द OKC वॉज रिक्लासिफाइड एज सिस्ट एंड नॉट अ ट्यूमर. तो 2017 में OKC को रिक्लासिफाई किया गया था एज अ सिस्ट एंड नॉट अ ट्यूमर. द WHO क्लासिफिकेशन 2017 ऑफ ओडोंटोजेनिक सिस्ट शोज डेंटिजरस सिस्ट एज सिस्ट, ओडोंटोजेनिक कैरेक्टर सिस्ट क्लासिफाइड बैक एज सिस्ट, लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट या फिर बोट्रॉइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट इज अ सिस्ट, जिंजाइवल सिस्ट इज अ सिस्ट एंड ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट इज उसके लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया चेंज किया, उसको कंटिन्यू किया गया एज अ सिस्ट. कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट उसको क्लासिफाई बैक किया गया एज सिस्ट. ठीक है, ऑर्थोकेरेटनाइज ओडोंटोजेनिक सिस्ट इट इज क्लासिफाइड एज अ सेपरेट एंटिटी. कौन सी? ऑर्थोकेरेटनाइज ओडोंटोजेनिक सिस्ट इट इज क्लासिफाइड एज अ सेपरेट एंटिटी, इट्स नॉट अ सिस्ट. नेजोपैलेटाइन सिस्ट इट इज ओनली नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट इज नेजोपैलेटाइन सिस्ट. ओनली नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट कौन सी हमारे पास? नेजोपैलेटाइन सिस्ट. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इमेज. आइडेंटिफाई द इमेज में हमारे पास हचिनसन्स इंसाइजर दिए हुए हैं. ठीक है, क्या चीज़ है ये? हचिनसन्स इंसाइजर, H की तरह दिखाई दे रही है. दिस इज हचिनसन इंसाइजर. सर जॉनथन हचिनसन 1828 to 1913 फ्रॉम इंग्लैंड ही डिस्क्राइब्ड अ ट्रायड in a late congenital syphilis consisting of notched incisors, interstitial keratitis and 8th cranial nerve deafness. कौन सी deafness? 8th cranial nerve की deafness. All the three findings were present in
हचिंसन इंसाइजर के केस में, नॉच्ड इंसाइजर्स, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस एंड 8th cranial nerve damage, that is deafness. Next, the worst prognosis on osteosarcoma is seen in which part? एक्सियल स्केलेटल के अंदर अगर ऑस्टियोसार्कोमा हो जाता है तो वहाँ पे वर्स्ट प्रोग्नोसिस हो जाती है। ऑस्टियोसार्कोमा में पेरियोस्टियम में बी लिफ्टेड, दैट मे लीड टू कॉडमैन्स ट्राइंगल इन द रेडियोग्राफिक फीचर। सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन में बी प्रोड्यूस्ड that causes sunburst appearance, osteosarcoma में sunburst appearance. Treatment involves amputation and chemotherapy. Amputations are often limited with prosthetic replacement. ठीक है, 50% होता है कि 5 साल का सर्वाइवल रेट है, 50% केस 5 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं। वर्स्ट प्रोग्नोसिस इज सीन विद प्रॉक्सिमल एंड स्केलेटल लीजन्स। वर्स्ट प्रोग्नोसिस प्रॉक्सिमल और स्केलेटल लीजन्स के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट, इन दिस ट्यूमर इन द मैक्सिला the lesions are present on the center on the incisor cuspid area, whereas in the mandible the lesions have a predilection for bicuspid molar area. ठीक है, तो कौन सा है लीजन? स्क्वैमस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। मैक्सिला के अंदर जो लीजन होगा वो सेंटर ऑन इंसाइजर कस्पिड एरिया पे होगा। इंसाइजर और कस्पिड मतलब कि हमारे लेटर इंसाइजर और कैनाइन के बीच में। मैंडिबल के अंदर ये लीजन जो है वो बाइकस्पिड या मोलर एरिया के अंदर होता है। स्क्वैमस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। क्लिनिकली दे आर इनिशियली स्लो ग्रोइंग होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट मे कॉज मोबिलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीथ। जो हमारे पास दिस लीजन है स्क्वैमस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, दे मे अकर एनीवेयर इन द जॉज बट दे आर मोर कॉमन इन द पोस्टीरियर मैंडिबल एंड एंटीरियर मैक्सिला। और ज़्यादातर ये इंफ्राबोनी सरफेस पे मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इंफ्राबोनी। कुछ ही केस हैं जो पेरिफेरल एरियाज में देखे गए हैं। पेरिफेरल जो एरियाज है ऑफ द बोन, वहाँ पे कुछ ही केस देखे गए हैं ऑफ द स्क्वैमस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। नेक्स्ट, a 15-year-old boy has multiple vesiculations, oral ulcers, severe pain, malaise, lymphadenopathy, and the oral temperature of 103 degree Fahrenheit of 3 days duration. ठीक है, the most likely diagnosis is acute herpetic gingivostomatitis. कुछ कैरेक्टर होते हैं, it occurs from 6 months of age to 5 years of age. Peak years ऑफ एज जहाँ पे एक्यूट हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस अकर करता है, दैट इज़ 2 to 3 years ऑफ एज। बिफोर 6 months ये रेयर होता है क्योंकि मदर के जो मिल्क है उससे HSV दैट इज़ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंटीबॉडी जो है वो प्रोवाइड होती रहती है बच्चे को। ठीक है, इसलिए दिस इज़ रेयर बिफोर 6 months ऑफ एज। ऑनसेट इज़ अब्रप्ट accompanied by anterior cervical lymphadenopathy and chills and fever. चिल्स, फीवर और एंटीरियर सर्वाइकल जो लिम्फ है उनकी एडिनोपैथी जाती है वो फूल जाते हैं इन केसेस ऑफ acute herpetic gingivostomatite. Next, the sloughing of necrotic epithelium is a characteristic of what? Sloughing of necrotic epithelium is a characteristic of aspirin burn. Aspirin burns cause severe gingival and mucosal erosions with diffused white sloughing of the mucosal areas through the affected area. The degree of damage, it depends upon the duration of exposure, extent of penetration, and the amount and concentration and pH of aspirin that is formed on the site. ठीक है, और कौन सा फिजिकल फॉर्म ऑफ एजेंट आप ले रहे हो, टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो एस्पिरिन को, वो भी डिपेंड करता है। उसी के बेसिस पर भी एस्पिरिन बर्न जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ ऑस्टियस लीजन इन पेरियोडोंटाइटिस इज व्हाट? मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ ऑस्टियस लीजन इज क्रेटर्स। ठीक है, osseous craters. The interproximal bony crater is the deformity that is most frequently caused by periodontal diseases that affect the alveolar process of the bone. The craters are created when the crest of the interalveolar septum between the buccal and the lingual cortices gets resorbed. ठीक है, osseous craters, they are concavities in the crest of the interdental bone confined within the facial and the lingual walls. ये वाले crater जो है, these are known as osseous craters. Craters have been found to make up about 1/3 of the defects of all 2/3 defects in mandibular defects. ठीक है, सारे मैंडिबुलर डिफेक्ट्स में से 1/3 जो है वो क्रेटर्स के अंदर आते हैं, मतलब ये क्रेटर वाले डिफेक्ट आते हैं। दे कर ट्वाइस एज ऑफन इन द पोस्टीरियर सेगमेंट एज इन एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट में दे आर ट्वाइस मोर कॉमन। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई द की माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द पेरियोडोंटल डिजीज, द कॉच क्राइटेरिया हैव बीन मॉडिफाइड बाय। तो कॉच की जो मॉडिफिकेशन दी थी दैट वाज गिवन बाय सोक्रांस्की, SOCRANSky बाय सोक्रांस्की ने कॉच की मॉडिफिकेशन दी थी। द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ कॉच पोस्टुलेट इन द पेरियोडोंटल माइक्रोबायोलॉजी वाज, in the cases of periodontitis there are primarily 3 problems. First is
inability to culture the microorganisms that have been associated with the disease from the oral cavity, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ओरल स्पायरोकीट्स हैं जिन्हें हम कल्चर नहीं करा सकते. सेकेंड इज देयर इज डिफिकल्टी इन इनहेरेंट डिफाइनिंग एंड कल्चरिंग साइट्स ऑफ एक्टिव डिजीज़. ओरल कैविटी में एक्टिव डिजीज़ की साइट को ढूंढना मुश्किल था कोच पॉस्टुलेट के हिसाब से. तीसरी चीज़ ये थी कि देयर इज़ लैक ऑफ गुड एनिमल मॉडल सिस्टम फॉर द स्टडी ऑफ पेरियोडोंटाइटिस. ठीक है, अकॉर्डिंग फॉर कोच पॉस्टुलेट्स. अब सिगमंड स्क्रॉस्की ने क्या किया? ही वॉज अ रिसर्चर इन द फॉर्सिंथ डेंटल सेंटर बॉस्टन. ही प्रपोज अ क्राइटेरिया बाय विच पेरियोडोंटल माइक्रोऑर्गेनिजम्स मे बी जज्ड टू बी पोटेंशियल पैथोजेंस. ठीक है, ताकि की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी पेरियोडोंटल डिजीज़ के उनको आइडेंटिफाई किया जाए. तो ये जो पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने का जो क्राइटेरिया था दैट वाज गिवन बाय सिगमंड सोकरेंस्की. नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज फॉर बेटर विजुअलाइजेशन. तो ये हमारे पास जो है दैट इज़ पेरियोस्कोप. क्या चीज़ है? इट इज़ अ पेरियोस्कोप. पेरियोस्कोपी इज़ अ प्रोसीजर दैट यूजेज अ मिनिएचर कैमरा विद एडवांस लाइटिंग and magnification so as to visualize and treat areas below the gum line non-surgically. ठीक है, the miniature camera and the fiber optic light are the source that is known as perioscope. It is also called as endoscope. Perioscopy utilizes a miniature dental endoscope with advanced video lighting and 48 time magnifications that allows the clinicians to see the details of tooth anatomy and mineralized deposits on the tooth so as to treat the periodontal disease in a minimally invasive way.